ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में बहस के बीच सोशल मीडिया क्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा। मोबाइल की जकड़ में युवा। प्रतिभागी हैं संचार तकनीकी विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री पवन दुग्गल, मीडिया और मनोविज्ञान विषयक लेखक डॉक्टर सुनील तिवारी और युवा शिक्षिका और सोशल मीडिया पर सक्रिय डॉक्टर सपना शुक्ला। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रमिला दीक्षित। श्रोताओं और स्टूडियो में मौजूद हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। विषय जो आज का है वो मुझे लगता है कोरोना के बाद हर अभिभावक उससे जूझ रहे हैं। अभिभावकों के लिए जितना वो प्रासंगिक है, जितना गंभीर है, बच्चों को भी उतना ही सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे हर चीज तर्क पे बात करते हैं कि ऐसा है तो क्यों, और यदि वैसा है तो क्यों। सपना जी, क्या लगता है आपको? हमने तो हाथ में फोन पकड़ाया था, बच्चा उस फोन के अंदर कब घुस गया और वो कब उसमें फिसलता चला गया और कब ये खतरे की घंटी बन गई। देखिए, जब से कोरोना हमारे जीवन में आया है, पिछले 2 साल किस तरह से काटे हैं वो बताने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है। हम सभी ने वो संतरास झेला है। पर उस समय में यदि हम देखें कि मोबाइल कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, या फिर सोशल मीडिया कैसे काम करती है, वो भी खासकर बच्चों या युवाओं के जीवन में, तो हम देखेंगे कि कोरोना काल में मोबाइल बच्चों को देना पढ़ाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो एक जरूरत थी हमारे जीवन की। अब वो जो जरूरत थी वो माता पिता से लेके बच्चों तक, शिक्षकों तक एक आदत का रूप उसने ले लिया है। अब ऐसा हो चुका है, एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की चीज है कि जिसने आप पर कब्जा कर लिया है। बच्चा खोलता है एजुकेशनल साइट्स जहां से उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें चाहिए, पर होता यह है कि एक साइट खोलने के साथ ऑप्शन में आपको कई तरह की साइट्स वहां पर मिल जाती हैं। अब बच्चा जिस उम्र में है या युवा जिस उम्र में है, जब वो आकर्षित ज्यादा होता है तो उसे नहीं पता कि वो कौन सी साइट को क्लिक कर रहा है। आगे जाके वो उस तरह के भ्रम जालों में फंसता चला जाता है। कुछ इस तरह की साइट्स भी बच्चे को सजेशन के तौर पर मिल जाती हैं, जिससे उसका इस उम्र में अभी कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए या फिर उस तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। पर जो माया जाल फैल चुका है, उस माया जाल में होता यह है कि एक ऑप्शन आप खोलते हैं, उस एक ऑप्शन के साथ विकल्पों के नाम पर आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। जब उन विकल्पों में आप फंसते हैं तो आप खुद ये भूल जाते हैं या बच्चा ये भूल जाता है कि किस वजह से उसने मोबाइल उठाया था हाथ में। कई तरह की गेम्स अभी चलन में रही कि एक बंदूक लेकर सामने वाले को मारना है। ये कर क्या रहे हैं? बच्चों में तमाम तरह की विकृतियों को जन्म दे रही हैं। जितना समय बच्चा अपने पढ़ाई में, लिखाई में या फिर सृजनात्मक चीजों में लगा सकता है, वो सारा समय जो ले रहा है मोबाइल ले लेता है आपका। बच्चों में संयम खत्म होता जा रहा है, समय की महत्ता खत्म होती जा रही है इसी मोबाइल युग के कारण। पर हम देखते हैं एक तरफ कि इस डिजिटल युग में हम मोबाइल के बिना तो रह नहीं सकते, ये तो सत्य है, क्योंकि मोबाइल हमारी एक आवश्यकता भी है। अब एक पत्थर है, उस पत्थर से हम या तो मंदिर बना लें या किसी का सर फोड़ दें। ये हमें तय करना है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे जीवन के लिए क्या सही है, हमारे समाज के लिए क्या सही है। इस पर सोचने विचारने की जरूरत हम लोगों को है। सुनील जी, बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, कब समझना चाहिए कि अब ये लत में तब्दील हो रहा है और अब इससे खतरे हैं? मोबाइल आज के जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। ऐसा कहा जाए कि रोटी, कपड़ा, मकान के बाद मोबाइल भी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोबाइल ने जो सुविधा दी है उसने एक दुविधा रच दी है। और नोमोफोबिया नाम का एक जो लत है, उस लत की पहचान यह है कि जब आपको लगे कि इस मोबाइल को लेकर जब अत्यधिक आप सतर्क हो जाएं, आपको लगे कि ये मोबाइल का आप जो है वो डेटा तो खत्म नहीं हो जाएगा, गिर जाए हमारे हाथ से तो टूट तो नहीं जाएगा, दिन रात आप अगर मोबाइल पर ही केंद्रित हैं, तो नोमोफोबिया के शिकार हो गए। इसके लिए बेंगलुरु में सबसे पहले एक क्लिनिक की शुरुआत हुई है। शट क्लिनिक है। पहले उनके यहाँ बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब उनके यहाँ लोग आ रहे हैं। उसका लखनऊ ने भी शुरू किया, लखनऊ में भी ये शुरू हुआ। डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं? जी, डिजिटल डिटॉक्सीकरण के लिए कोशिश वहाँ चल रही है और अच्छे खासे लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो अभी 78% युवा उससे ग्रसित हैं, जो सोशल मीडिया की लत के अलावा जो तकनीक का जो प्रयोग है उससे अधिक बीमारी, उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो जब आपने जो प्रश्न किया कि कैसे लगे कि ये अब जरूरत से लत में तब्दील हो गई चीजें, यानी कि आपकी पूरी की पूरी चेतना से वो चीजें इस तरह से अवचेतन पर ऐसा हावी हो जाए कि लगे कि बहुत कुछ मेरे हाथ, जैसे उसके बिना कुछ है ही नहीं। जागते उठते सोते, हमेशा खाते पीते। ये हमने युवा के संदर्भ में बात कर ली। कुछ रेस्टोरेंट ने तो ये यहाँ तक किया है कि अगर आप अपना मोबाइल बाहर रख देंगे
तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान खाने पे होगा। अच्छी पहल है। लेकिन सपना जी, हम युवा की बात कर रहे हैं, हम कई बार माओं को देखते हैं और कोई बुराई नहीं कर रहे, कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन अब एक चलन चल पड़ा है कि बच्चे को फोन दे दो वो खाना खा लेगा, या बच्चे को थोड़ी देर शांत बैठाना हो, आपको अपना काम करना है, तो ये माओं के हिस्से में भी आती है जिम्मेदारी कि माएँ करती हैं। तो युवा ही नहीं, हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि वो फोन ऑपरेट कर रहे हैं, बाकायदा उनको ऐप्स पता है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन बच्चों में कैसे चिन्हित करेंगे कि हाँ इसके लिए अब ये हार्मफुल है, खतरे के ऊपर जा रहा है? आप देखेंगे, एक्चुअली जब मुझे ये विषय मैंने सुना मोबाइल की जकड़ में युवा, तो पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि केवल युवा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोबाइल की जकड़ में हमारे देश का युवा ही नहीं, मतलब शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उसकी जकड़ में आ चुके हैं। अब जब छोटे बच्चों की हम बात करते हैं, आप उनको विकल्प के तौर पे चीजें पकड़ा देते हैं कि मोबाइल देखिए, थोड़ी देर शांत रहेंगे। एक माँ अपने बच्चे को खाना जो अपने हाथ से खिलाती है, प्यार से खिलाती है, तो और समय देती है साथ में, तो वो जो बच्चे के शरीर पर असर कर रहा है वो अलग चीज है। आप मोबाइल दे दीजिए, हम कहते हैं कि जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही हम पर असर करता है, मन बन जाता है। अब यदि हम सिर्फ खाना शरीर में भेजने की प्रक्रिया के तौर पर देते ही जा रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। कोशिश कीजिए कि जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी ना देखें जी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो प्रवृत्ति है, भोजन के साथ आपके शरीर पर असर करती है कहीं ना कहीं। तो जो ये चलन चल पड़ा है कि मोबाइल बच्चों को दे दिया, आप टीवी देखिए और खाना खा लीजिए, तो वो खाना खाने की प्रक्रिया नहीं, इसे अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो ठूसने की प्रक्रिया, ये इसे मैं कहूंगी कि बस आपको खाना ठूसना है। वो शरीर में क्या असर करेगा, किस तरह की प्रवृत्ति को जन्म देगा, इस पर यदि माएँ सोचने लग जाएं और सोचें कि मुझे अपने बच्चे को पौष्टिक आहार देना है। जो पौष्टिक आहार देने की जो बात है वो तभी आएगी जब आप बच्चे को इस यांत्रिकी से बाहर निकाल कर अपने हाथों से बकायदा भोजन कराएंगी, और उसके लिए बकायदा समय निकालना पड़ेगा। प्यार से तो समझा लेते हैं सब और मतलब बहुत कोशिश करके देखते हैं, लेकिन उसके वृहद पर्सपेक्टिव में खतरे क्या हैं? पवन जी आप बताइए, बच्चे को कब समझाना पड़ेगा कि अब तुम इससे कोई भी ऐसी गड़बड़ कर सकते हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए खतरा बन सकता है? जिस क्षण हम बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं उस क्षण उसे पहले आगाह करना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा कि ये मोबाइल नहीं है, ये खतरे की घंटी है, खतरे की गुफा है, और इस भंवर में अगर आपने फंसना नहीं है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। क्योंकि आज क्या हो रहा है, हम बच्चे को 2-3 साल की उम्र में मोबाइल दे रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं मोबाइल को हैंडल करने के लिए। हमारे एक परिचित हैं, उनकी यहाँ बेटी पैदा हुई और जब वो 4 महीने की थी तब बेटी को एक तोहफा दिया गया, पेरेंट्स ने तोहफा दिया, और वो तोहफा था आईपैड मिनी, और आईपैड मिनी जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था। जब तक वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड मिनी को अपने पेरेंट्स की तुलना से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाती थी। ये उस समय था जब वो अपने जीवन का एक शब्द भी पहला नहीं बोल पाई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क के साथ। उसकी जो स्पीच, जो बोलने की प्रक्रिया जो पहले 6-7 महीने में होनी चाहिए, वो करीबन 1.5 साल बाद आई। तो कहीं ना कहीं इसका असर मानसिकता पर पड़ता है और मेंटल डेवलपमेंट पर पड़ता है। और पेरेंट्स को सबसे पहले समझना है कि अगर आप अपने बच्चों के हाथ में ये मोबाइल्स दे रहे हैं तो आप खतरे का एक लाल फ्लैग उनके हाथ में दे रहे हैं। अगर आप उन्हें ना समझाएं तो ये तोप की तरह है और वो पिस्तौल अपने आप ही को मार लेंगे बिना सोचे समझे। क्योंकि आज मोबाइल सबसे बेहतरीन और प्रेफर्ड मीडियम बन गया है क्राइम करने का, और बहुत बार बच्चे मोबाइल के द्वारा ऐसे साइबर क्राइम कर पाते हैं जब उन्हें पता भी नहीं होता कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक सर्वांगीण विकास पर एक दुष्प्रभाव पड़ता है। मोबाइल केवल एक बात करने का जरिया है, मोबाइल जीवन नहीं है। और मोबाइल के ऊपर अगर हम सारी जिंदगी केंद्रित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिस्टिंक्शन लूज कर जाते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड क्या है और वास्तविक जीवन क्या है। तो जो कानूनी खतरे हैं, जो लीगल पॉलिसी इश्यूज हैं, उसके बारे में भी बच्चों को पहली कक्षा से तो मिनिमम आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल करिकुलम में देना पड़ेगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसमें दुनिया जहान है इस मोबाइल में, लेकिन वहीं हम जानते हैं कि ये बच्चों को कूप मंडूक बना रहा है। अब मोबाइल में आपने कहा कि वो बच्ची इतना एक्सपर्ट हो गई, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन पावर या वो बाहर की दुनिया देखकर जो सीख पाती उसका कहीं ना कहीं ठहराव हो गया। तो सुनील जी, विकल्प क्या हो सकता है जिससे उनका बौद्धिक विकास भी हो और मोबाइल? अब इसका इतना आसान सा तो जवाब नहीं है, लेकिन एक पहल जैसा सर ने कहा कि कई सरकारें जो हैं वो इसके लिए सचेत हैं। समाज मनोविज्ञानी और जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, क्योंकि दादी नानी की कहानियाँ खत्म हो गई, जो आपका एक छत के नीचे जो पहले पूरा एक संयुक्त परिवार रहता था वो खत्म हो गया। अब तो ऐसा है कि सिंगल मदर्स भी हैं, वो क्या करें। तो
समस्या इस स्थिति में पहुंच गई है, तो अब केवल एक सीमित और नियमित उपयोग की कोशिश हम कर सकते हैं। केवल नसीहत से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चे जो हैं वो जब युवा बनने से पहले तक और युवा बनकर भी वो देखते हैं कि आखिर हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। यानी केवल हम नसीहत न देकर अपने आचरण में, अगर हम दिन रात उससे जुड़े हुए हैं, और कई बड़े भी, जैसा कि आपने कहा सपना जी ने, कि जब हम बड़े भी गेम में लगे हुए हैं, वो कैसे उपदेश देंगे। वो गांधी जी की कथा है, कई बार दूसरे जगहों से मिलती है। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे पोलैंड की सरकार ने अभी जो है वो गेमिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया है, किसी भी विश्व का पहला एक देश है, तो उसको पॉजिटिव ढंग से कैसी चीज़ें लाई जाएं, क्योंकि वैश्विक जो ऑनलाइन गेमिंग का जो व्यापार है उसमें इतने सारे लोग हैं कि कानून बनने ही नहीं देना चाहते, और वो चीज़ें जो हैं वो सरकारी स्तर पर नहीं हो सकती हैं। कानून बनती हैं लेकिन वो उसके जो पायरेटेड चीज़ें आ जाती हैं, उसका रोक जो है कारगर नहीं हो पाता पवन जी, है। आपके पास तो तमाम ऐसे केस आते होंगे, आपके तजुर्बे में कुछ ऐसा आया है गेमिंग की वजह से बहुत एग्रेसिवनेस से कहीं हद पार करके क्रूर बिहेवियर हो गया हो और कुछ अपराध हुआ हो? मैंने अपने करियर में बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। कुछ साल पहले ब्लू व्हेल गेम आई थी और वो इतनी घातक खतरनाक थी कि वो बच्चों को बिल्कुल सुसाइड के लेवल तक ले जाती थी। एक बार तो हमारे यहाँ पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि हम आपको केवल 8 बजे के बाद मिलना चाहते हैं, जब आपके दफ्तर में कोई नहीं हो, अकेले मिलना चाहते हैं। हमने कहा आइए। वो आए, अपने बच्चे को लेकर आए। मैंने कहा बताएं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बच्चे की जो स्लीव है ऊपर कर दी, तो उसने अपने बाह पर चक्कू से एक जो फिश का या मछली का निशान बना रखा था। और वो करीबन इस गेम में 50 पड़ाव होते हैं। 50वां पड़ाव होता है कि आप स्वयं सुसाइड कर लेंगे। वो 48वें पड़ाव तक पहुंच गया था बच्चा। फिर उसको कहीं ना कहीं काउंसलिंग के माध्यम से उसको पीछे लाना पड़ा। तो यहाँ तो केस में हम कामयाब हो पाए क्योंकि पेरेंट्स सतर्क थे। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, घर में है, अपने कमरे में है और मोबाइल और इंटरनेट के साथ है, चलो ठीक ही काम कर रहा होगा। कहीं ना कहीं जो पेरेंटल सुपरविजन है वो पूरी तरीके से अब लुप्त हो चुकी है, और कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हम भी अब गिव अप कर चुके हैं कि जो तुम्हारे मुकद्दर में होना है होने दो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको एक अच्छा फ़ोन ले दिया, इंटरनेट ले दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन पवन जी, उसमें दिक्कत ये भी आती है कि आप जैसे बताया वो 6 महीने की बच्ची इतना अच्छा चला रही थी, लेकिन उसके माँ बाप को नहीं आता होगा। ये तो कोरोना काल में ऐसा हुआ कि अभिभावकों ने भी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, लैपटॉप का, मोबाइल का, बच्चों ने भी करना शुरू किया और टीचरों ने भी। कई टीचरों को दिक्कत आई बजाय कि बच्चे को दिक्कत आई हो। और सोचिए उन माँ बाप का जिनको मोबाइल का कुछ चलाना नहीं आता, वो कैसे जाके हिस्ट्री चेक करेंगे। और अगर आप ज़्यादा टोका टाकी करेंगे तो बिल्कुल रिवोल्टिव, विद्रोह की मुद्रा में आ जाते हैं बच्चे कह देते हैं पलट के कि माँ आप मुझे ऐसा कह रही हो, मेरी उम्र के सारे बच्चे करते हैं और ये कूल नहीं है। तो ये कूल एटीट्यूड की वजह से कि वो लाता है तो मैं भी मोबाइल लाऊंगा और चैटिंग पे भी रहेंगे और गेम भी खेलेंगे। आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत है जिसमें लाइक्स का बहुत बड़ा प्रलोभन है कि इतने लाइक्स आ रहे हैं, वो ऐसा दिख रहा है, और उसमें तमाम तरह के बैंड्स देखना भी शामिल है। कैसे करेंगे मैनेज? अभी सर जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में बहुत सारी चीजें आने लगी एक साथ कि एक पीढ़ी थी जिस पीढ़ी से हम लोग आते हैं कि वहां पर हम माता पिता के सामने पलट के जवाब देना तो छोड़ दीजिए, नजर उठाकर भी देख लें तो बड़ी बात होती थी। अब ये है कि बच्चे तर्क के साथ आपको कहते हैं अच्छा आप भी तो देख रही हैं, आप भी तो ये चीज कर रही हैं। तो इसका सीधा जो रिश्ता है वो घर के बड़ों से है। यदि आप अपने आचरण में परिवर्तन लेकर आते हैं तभी आप बच्चे को कह सकते हैं। और ये जो फॉलो करने की प्रवृत्ति चली हुई है कि फॉलो इतने हैं, लाइक्स इतने हैं, ये सारी की सारी तकनीकी चीजें आपके दिमाग को अपने कब्जे में ले चुकी हैं। वीडियोस उठाकर देखिए, ग्रामीण महिलाओं ने पूरा परिवार की दिनचर्या को उठाकर सोशल मीडिया पर रख दिया है और उसको प्रलोभन क्या दिया जा रहा है? पैसे का प्रलोभन। तो इस प्रलोभन के लिए जैसे कि मैं मानती हूँ कि दुनिया की हर समस्या का निदान जो है वो बात करना है। आप अपने बच्चों से बैठकर बात कीजिए। हम जब बचपन में हम स्कूल जाते थे तो हमें एक चैप्टर पढ़ाया जाता था समय का सदुपयोग। क्या हम अपने बच्चों से इस विषय पर बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों को हम कैसे इनका सदुपयोग करें? इतना आकर्षण है सुनील जी, उस आकर्षण को रोक पाने, जब हम नहीं रोक पाते। अभी मैं आ रही थी यही प्रोग्राम करने के लिए और सोचती हुई यार थी, मैप लगा रखा था। मैंने सोचा अगर किसी दिन इंटरनेट बंद हो गया, ये जो हमारी पहले आदत होती थी लोगों से रास्ता पूछने की, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये तो हमारी खुद की वो आदत नहीं रही। और बाकी आपने बात की पुराने पैटर्न पे जाएं, तो हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी माँ बाप से पूछने की आप ये कर रहे हो तो मैं भी ये करूँगा। हालांकि वही आचरण, वही व्यवहार हम लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि ये मेरे माँ बाप का काम है और वो इसलिए कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में वो धैर्य, अब हर घर में ये नहीं हो सकता कि संस्कार नहीं दे रहे हैं। हर माँ बाप अपनी ओर से कोशिश करता है और हम पूर्णतः ऐसे माँ बाप पे नहीं डाल सकते हैं। तो पवन जी आपसे खास तौर पे पूछूंगी, जो चैटिंग एप्स होते हैं
बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कई बार जिनको वो नहीं जानते उनसे बात करते हैं। उनके खतरे बच्चों को कैसे समझाए जाएं? इंटरनेट अथाह महासागर है और यहाँ पर क्योंकि अनोनिमिटी प्रदान करता है, आपको वास्तविक तौर पर पता नहीं कि जो आप जिससे बात कर रहे हैं वो लड़का है, लड़की है। तो बच्चे क्या होते हैं, आज भारतवासी हम सब में एक विशेषता है, हम विश्वासी हैं, जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। इंटरनेट पे जो पढ़ लिया उसको सत्य मान लिया बिना उसकी इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन किए हुए। तो उससे सीधा असर ये होता है कि मैंने बहुत केसेस देखे हैं और यहाँ तक कि मैंने ये भी केस देखा कि एक करीबन 14 साल का लड़का एक 13 साल की लड़की के साथ ऑनलाइन उसने इश्क लड़ा लिया और फिर दोनों ने कहा कि चलिए अब भाग चलते हैं, भाग कर शादी करते हैं। तो लड़का भी राजी हो गया, लड़की भी राजी हो गई और फिर नियुक्त किया गया कि फलां जगह पर हम इस दिन मिलेंगे। कहीं ना कहीं लास्ट मिनट पे लड़के के हाथ पैर फूल गए। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस वहाँ पहुंची। तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ 13 साल की कोई लड़की नहीं आई थी, बल्कि 50 साल की एक महिला आई थी, जिसका उद्देश्य था कि वो उस लड़के को आगाह कर ले और उसको फिर किडनैप करके उससे रैंसम मांगी जाए। ये आजकल की कहानी है। और आजकल इतने सारे पीडोफिल्स आ गए हैं जो आपको आपका दोस्त तो बताते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे आपका शोषण करना चाहते हैं, आपको सेक्सुअल पोस्टर्स में आपके पिक्चर्स लेकर फिर उसको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसका नाम है cyberlawuniversity.com, जिसमें हम साइबर लॉ, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा के विभिन्न कोर्सेज ऑनलाइन करते हैं। और पिछले 3 सालों में ये कोर्सेज दुनिया के 27,500 बच्चे 174 राष्ट्रों से कर चुके हैं। कोविड के बाद लोगों ने कोशिश की, मतलब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा है, बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं सब लोग। लेकिन आपको लगता है कहीं कुछ ऐसा स्कूलों में एक रेगुलर तौर पर कुछ करना चाहिए, कुछ निरंतर ऐसा हो, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि आपने जगहों पर तो हो रहा है, बात की और बात खत्म हो जाए। किसी स्कूलों में ऐसा हो रहा है, कुछ शिक्षक अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसा अभी सर ने कहा, ये इतना अधिक एक व्यामोह की स्थिति बन गई है। उसमें प्रसाद जी ने कहा कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। प्रश्न ये है कि जो युवा की ऊर्जा है, भारत सबसे अधिक युवावादी वाला देश है, उसकी जो पूरी की पूरी जो क्षमता ऊर्जा है वो विभिन्न जगहों पर जिस तरह से विकेंद्रित हो गई है, उसको कैसे हम संकेंद्रित करें। जैसा कहा, समय के प्रबंधन की बात की गई, उसको बाहर के गेम्स में, कोविड का जो असर हुआ है कि आप फील्ड में जा ही नहीं रहे हैं, बच्चे जो हैं वो बाहर किसी भी गेम में नहीं है, वो सब कुछ अब ऑनलाइन में लगे हुए हैं। तो एक तो दिक्कत यह आई कि उनकी स्मृति पूरी तरह से चली गई। जो अच्छी सुविधाएं वाले फोन हैं उसमें इतने फीचर्स हैं कि आलस्य इतना अधिक हो गया। हर घर में आपने देखा कि मोटापा, ओबेसिटी की एक समस्या आ गई है। तो दिक्कत ये आ रही है कि बच्चों को फिर से हम पसीने बहाने के लिए उनको कहीं बाहर लेकर फील्ड में जाएं, उनको हम पारंपरिक, जैसा कहा गया, सर ने कहा कि उनको कथा कहानियों की तरफ लेकर जाएं, उनके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें शामिल की जाएं। स्कूल में जो काउंसलर्स हैं, माँ बाप, वहाँ भी जाने से उनको लगता है, हमारे देश में एक बड़ी समस्या है कि जब भी किसी मनोचिकित्सक से मिलने की बात आती है तो लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं वो पागल तो ना समझ लें। छोटी छोटी चीज़ें जब हम ऑब्जर्व घर में करते हैं तो हमें तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। जैसे खांसी और बुखार को लेकर हम सचेत हैं कि बच्चा अगर कहीं एक ही पोस्चर में 2-2 घंटे गेम खेलते हुए बच्चा एक पोस्चर में बैठा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है, उसकी आँखें जो स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी है, हर घर में कोरोना के बाद देखते हैं आप कि चश्मे लग गए हैं बच्चों के साथ। हो रहे हैं बच्चे। वो उसको जो है वो दृष्टि दोष की समस्या आ गई। दिक्कत ये आ रही है कि ये सारी चीजें एक जगह से, स्वास्थ्य की स्थिति में शारीरिक और मानसिक दोनों ऐसे आघात लगे हैं। और जिस अकेलेपन से हटने के लिए आप उस मोबाइल के शरण में जाते हैं, वो मोबाइल आपके भीतर इतना अकेलापन भर देता है कि यही दिक्कत है कि कभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। दिक्कत यह आ रही है कि स्कूल, कॉलेज, अभिभावक, सरकार सब उस नीयत को फिर से कैसे जीवन में वापस ले आएं और फिर से तहजीब हमारे जीवन में आए, तो शायद हम इन संकटों से अपने को बचा पाएं। सपना जी, इस पर मैं जो भी बात हुई कोरोना के समय की, कोरोना के समय मोबाइल देना, लैपटॉप देना, ये जरूरत थी हमारी, क्योंकि हम 2 साल बच्चों के जीवन से नहीं काट सकते थे। पर क्या हमने उसके बाद उस बन चुकी आदत पर बात की, उससे बाहर लाने की कोशिश की? 2 साल तो हमारी जरूरत थी, पर 2 साल के बाद जब हम आमने सामने बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सकते हैं, तो तब भी मोबाइल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो हम चीजें भेजते हैं बच्चों को, या बच्चे उसी पर बात करते हैं। तो इन चीजों से बाहर आने के लिए माता पिता, समाज,
शिक्षक, इन सभी को अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हम खुद ही बच्चा कह रहे हैं उन्हें, तो बच्चों में हमारे जितनी सोचने समझने या फैसले लेने की उतनी क्षमता नहीं है। तो ये पहल तो हम ही को करनी पड़ेगी, जो इस साइड खड़े हैं, उन लोगों को देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे होते जा रहे हैं। तो ये पहल हमें ही करनी पड़ेगी। जो ही और भी का जो कॉन्सेप्ट रहता है कि हम मोबाइल के साथ ही नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल के बिना भी पढ़ सकते हैं, तो फिर मोबाइल के बिना पढ़ना शुरू करते हैं ना। मैंने एक किताब पढ़ी थी कभी, मुझे याद है, अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, आधा गाँव। और जब मैं उस किताब को पढ़कर 15 दिन बाद लौटी अपने जीवन में, मेरे घर में दिल नहीं लग रहा था। मैं उस माहौल में पहुंच चुकी थी पढ़ते पढ़ते। ये बच्चे भी उसी तरह उस मोबाइल में पहुंच जाते हैं, तो हम बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत क्यों ना डालें। जो 2 घंटे उसमें आंखें गड़ानी है, उसी किताब में, उस माहौल में पहुंचा दीजिए, प्रेमचंद के किसी गाँव में पहुंचा दीजिए। तो ये जो तरीका है ना, ये हम लोग करेंगे। तो जब हम करेंगे तो वहीं से शुरुआत होगी, वरना तो हम घिर ही चुके हैं इस मोबाइल की दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में। क्या सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, या आप एक जो टीनेज बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे? छोटे बच्चों के लिए तो पूर्णतः हमारी जिम्मेदारी है। वो बच्चे जो अभी अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे होते हैं, अपने मस्तिष्क का निर्माण कर रहे होते हैं, अपनी भावनाओं से बहुत हद तक जूझ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे कोरोना के वक्त हम सब जानते हैं किसी ना किसी घर में हादसे हुए हैं, किसी ने अपने माता पिता को खोया है, तो वो मोबाइल में शायद खुशियाँ तलाशने लगते हैं, उसके ज़रिए अपने दोस्तों के बीच में जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि हम बच्चों को और हम बड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि आज भारत में एक नई क्रांति चल रही है। मैं उसे कहता हूँ द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति। तमाम सारे भारतवासी, तमाम सारे ये यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, लगातार उल्टी कर रहे हैं अपनी डेटा की, चाहे वो पर्सनल लाइफ से संबंध हो, सोशल लाइफ से संबंध हो या प्रोफेशनल लाइफ से, बिना सोचे समझे कि ये जो डेटा की उल्टी है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत दुखदायक बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक पद चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं, और इन पद चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट करेंगे, पीडोफिल्स आप पर आक्रमण करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिसको तलाश रहे हैं, अपनी निजता को, वो सदैव के लिए आप लुप्त कर देंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल प्राइवेसी हो, चाहे वो आपकी डेटा प्राइवेसी हो। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स, खासतौर पर टीनेजर्स को भी आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, स्कूल मुझे बुलाते हैं और मैं बच्चों से बात करता हूँ। अच्छा, बच्चों से अगर आप वैसे बात करो ना तो उनका कोई टेंशन नहीं। द मोमेंट आप उन्हें केस स्टडीज बता दो कि अच्छा इसके साथ ये हुआ था, वह यहाँ हुआ, ऐसा हुआ, सब लोग 1 मिनट आपके साथ चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, अच्छा मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। और फिर एक बार जब खुलते हैं तो एक अंबार आ जाता है प्रश्नों का कि अच्छा हमें ऐसा क्या करना चाहिए। और अधिकांश तौर पर थर्ड पार्टी सवाल आता है, मेरा एक दोस्त था उसने कुछ ऐसा किया, आप उसने कुछ गाइडेंस दे दीजिए। होता खुद ही का होता है, लेकिन उसको थर्ड पार्टी में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो खुलने का एक प्रयास होता है। एक बार बच्चा खुलेगा और सेंसिटाइज हो जाता है, तब वो रूटीनली इस तरह सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे लिखेगा नहीं। आज जो होड़ हरी है, मेरे कितने फॉलोअर्स हो रहे हैं, मैंने कहता हूं कल आप बीमार हो जाते हैं, कल आप अस्पताल पहुंचते हैं, आप में से कितने ऑनलाइन फॉलोअर्स हैं जो आपको देखने आएंगे? शायद एक भी नहीं। क्योंकि ये एक अपने आप को, मन को खुश करने का एक तरीका है, लेकिन ये एक मिथ्या है, ये एक माया जाल है। जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि जो दिख रहा है वो सही नहीं है। और जो हम लोग कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उससे पहले वो सवाल पूछते हैं कि आप इसकी एक्सेस हमें दे रहे हैं, और हम तो पढ़ के कई बार मना कर देते हैं कि हाँ, अब वो आपकी फोटो भी देखेगा, वो आपके कांटेक्ट भी देखेगा। कोई है, बच्चों को नहीं पता होता, वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालेंगे, नीचे लोकेशन आ जाएगी तो आपकी लोकेशन पता चली। कई बार स्कूल ड्रेस में बच्चे फोटो डाल देते हैं या दोस्तों के साथ डाल देते हैं, वो कितना हार्मफुल है। आपने जैसा एक केस बताया, उस केस में तो चलिए दादी निकली और पकड़े गए, खुदा का शुक्र है। लेकिन एक केस अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है जहां एक बच्ची घर से चली गई, और नुकसान देखिए सोशल मीडिया के जरिए हुआ, लेकिन उसी सोशल मीडिया से वो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटोज इतने जल्दी फॉरवर्ड हुए कि ट्रेन में वो लड़की मिल गई। तो वरदान भी है और नुकसान भी है। वरदान जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना कि जब हम स्मार्टफोन से फोटो खींच रहे हैं तो नॉर्मल फोटो नहीं, स्मार्ट फोटो है, उसके अंदर बहुत सारा मेटा डेटा है, मेरा लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, लोकेशन है। तो अधिकांश बच्चे या यंगस्टर्स हैं अपनी तस्वीरों को साफ नहीं करते अपलोड करने से पहले। जो खींचा अपने आईफोन से या स्मार्टफोन से फोन खींचा, तुरंत अपलोड कर दिया, तो आपने तमाम सारी अपनी लोकेशन दे दी। हाल ही में हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ, ये 2 यंगस्टर्स थे, अभी हाल ही में शादी हुई है और कोविड के बाद बहुत परेशान थे, तो कुल्लू मनाली निकल गए। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में सबको बोल दिया कि साहब ऐसा है, हम 8 दिन के लिए कुल्लू मनाली जा रहे हैं, बताइए कहाँ क्या देखना है, क्या खाना है।
लोगों ने बहुत सुझाव दिए। ये अपने हर पड़ाव पर यात्रा पे उसको डॉक्यूमेंट करते रहे, सोशल मीडिया पे डालते रहे। वापस आए, देखा घर पूरा खाली है, चोरों ने अच्छी तरीके से आकर मरम्मत घर की कर दी, कोई एक सुई भी नहीं छोड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जब आप डेटा वहां डाल रहे हो तो ना केवल आपके लेजिटिमेट लोग देख रहे हैं बल्कि साइबर क्रिमिनल्स भी देख रहे हैं। तो जितने आप सतर्क हो जाएंगे और जितने कंजर्वेटिव अपने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सर ने बिल्कुल सही कही कि पहले यदि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, कोई किडनैपर है, उसे रेकी करनी पड़ती थी बकायदा कि भाई फलाना व्यक्ति इस समय निकलता है, इस समय हम बच्चे को यहाँ से उठा सकते हैं और इस समय ले सकते हैं। बिल्कुल। अब हम कहते हैं कि आइए भैया किडनैप करके हमें ले जाइए। हम खुद ही बता रहे हैं कि हम कितने बजे कहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको, और कितने बजे अकेले मिलेंगे, कितने बजे दुकेले मिलेंगे, कितने बजे तिकेले मिलेंगे। तो ये भी हमने खुद ही परोसना शुरू कर दिया है। चक्कर ये है कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया या मोबाइल के सारे अवगुण ही हैं, इसके बिना हमारा जीवन संभव है नहीं आज के समय में। पर हमें ये तय करना है हर किसी के संदर्भ में कि सीमा क्या है। वो कहते हैं ना कि हर चीज की अति सर्वत्र वर्जित। तो वो आटे में नमक डालना है या नमक में आटा डालना है, तो हमें तय करना है। यदि माँ को पता है कि मुझे अपने बच्चे की आंखें सुरक्षित रखनी है, तो उसे अपने बच्चे को किसी भी बहाने, बात करने के बहाने, उसके साथ खेलने के बहाने, उसके साथ नाचने के बहाने, उस फोन को तो दूर करना ही पड़ेगा। गूगल का स्मार्टफोन आने वाला है, इसके बिना जी नहीं पाएंगे। भारत तीसरा सबसे स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, वो पहले नंबर की तरफ अग्रसर है। हमको मिलकर एक संवेद प्रयास करना होगा। उस प्रयास में हर व्यक्ति को शामिल होना होगा, सरकारों को शामिल होना होगा, मीडिया के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, स्कूल में काउंसलिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप काउंसलिंग बात कर रहे हैं, तो पवन जी, बच्चा स्वयं कब समझ सकता है कि अब ये खतरा है? जब वो पूरे जंजाल में फंस गया तब, या फिर उसके पेरेंट्स से बात करके उसको काउंसलिंग करके? देखिए, मेरा सुझाव ये है कि आज बच्चे तब तक आपको नहीं बताते जब तक वो भंवर के अंदर फंस ना जाए। और एक बार आप भंवर में फंस गए, आपसे बाहर निकलना मुश्किल होता है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, युवाएं, लड़कियां आती हैं जो कहती हैं मेरी न्यूड फोटोग्राफ्स पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे पहुंच गई हैं, अब आप इसको हटवाइए। अब हटवाने का प्रकरण बहुत लंबा है और जितना आप उसके बारे में कार्रवाई करेंगे उतना शोर और मचता है। और आपके जो अपने पीयर ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं कि इसे देखो जी फलां बंदे ने ऐसा पोस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्कूलों में कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू कर दें, और मैं कहता हूँ एटलीस्ट अगर एक हफ्ते ना सही तो हर 15 दिन में एक बार हर स्कूल में 1 घंटे के लिए केवल बच्चों में एक डिस्कशन होनी चाहिए कि ये क्या चीज़ है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। वो क्लोज डोर में होना चाहिए। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि इसकी रिपोर्टिंग होगी या मेरे प्रिंसिपल को रिपोर्ट होगा या मेरे माता पिता को पता लगेगा। जब इस तरह की फ्री फ्लोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी तब एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहेगा। और अगर स्कूल्स प्रोजेक्ट्स कर सकें ताकि ये ज़्यादा लिटरेसी, साइबर हाइजीन, साइबर अवेयरनेस डाल सकें, ज़्यादा अच्छा है। आज के युवा वर्ग साइबर सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बार आपकी साइबर सुरक्षा में संधि लगी तो आपका सारा डेटा गया। लेकिन उनके पास है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड है, तो उससे, और क्योंकि फ़ोन मेरी जेब या पर्स में है, इससे ज़्यादा कोई सुरक्षित चीज़ नहीं है। मुझे लगता है इस मानसिकता से उनको बाहर निकालना होगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट, लेक्चरिंग कम, दोस्ती ज्यादा और रिलेशनशिप बढ़ाना। कुछ भी कह लो, आजकल के बच्चों को उपदेश नहीं, वो तो है। तुलसीदास जी ने कहा कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो कम से कम ये विवेक जो है उन बच्चों में आए कि आप जो चीज ले रहे हैं और जो छोड़ना है, दोनों के बीच का विभेद जब उनको समझ में आएगा। दिक्कत यह है कि अभी एक स्टोरी की थी कि पॉकेट में पोर्नोग्राफी जो है इतना बड़ा, उसमें खास करके बच्चों के साथ जो दिक्कत आई है उसमें बच्चे ही उस भौर में फंस रहे हैं। और वो चीजें कहां तक जा रही हैं, वो पूरी बाल वैश्यावृत्ति तक उसकी पूरी है। एक बार उस जकड़बंदी में फंस गए तो गेमिंग की कुछ जगहों पर ऐसे भी केसेस आए हैं सर कि जिसमें ये हुआ है कि एक नशा को छोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई गांजा पी रहा है, उसने सोचा कि अब इसको कैसे छोड़ें, तो एक दूसरी लत पाल ली। अब उस लत के चलते मोबाइल में वो पॉर्न देखने का आदी हो गया। अब उसने क्या किया, अब उसमें बुरी तरह से फंसता चला गया। दिक्कत ये आ रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग की एक अलग लत है। कोविड ने क्या किया कि घर पे आपको सामान पहुंच जा रहा है, एक सुविधा थी। अब क्या हुआ है कि जो चीजें नॉर्मल मार्केट खुला भी हुआ है, तो हर चीज झाड़ू से लेकर नमक तक, सुई तक अब लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। उसके पास सारी ताकत है, दुनिया का कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जो मोबाइल में नहीं है। इसलिए इस मोबाइल के इस जादुई आकर्षण की एक बड़ी वजह है कि इसके सर्वशक्तिमयता के इस भ्रम को कैसे कम किया जाए। तो अगर ये अभिभावक सुन रहे होंगे तो उनको भी काफी बातें समझ में आई होंगी। लगातार बात करनी है और स्कूलों को काउंसलिंग खासतौर पे करनी चाहिए। और बच्चों के समझने के लिए बस एक चीज है कि कोई भी मोबाइल हो, आपके माँ बाप से ज्यादा सीख आपको नहीं दे सकता। और दुनिया में आपको अथाह प्यार करने वाले आपके माँ बाप ही हैं। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं, वो सीख के लिए कहते हैं। अब आप गिर के सीखिए या पहले सीख जाइए अपने माँ बाप से, वो आप पर निर्भर करता है।
श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ जो मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने आपका के भी लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहस के बीच सोशल मीडिया, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम में अभी आप मोबाइल की जकड़ में युवा विषय पर यह परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी थे संचार तकनीकी विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री पवन दुग्गल, मीडिया और मनोविज्ञान विषयक लेखक डॉक्टर सुनील तिवारी और युवा शिक्षिका और सोशल मीडिया पर सक्रिय डॉक्टर सपना शुक्ला। परिचर्चा का संचालन कर रही थी वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती प्रमिला दीक्षित। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।